गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीक में हम लोग फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट में से चैप्टर 1 जनरल फार्मेकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। जनरल फार्मेकोलॉजी में टॉपिक 1 एंड स्कोप ऑफ फार्मेकोलॉजी। इस टॉपिक में हम लोगों ने फार्मेकोलॉजी का डेफिनेशन, फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स का डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्मेकोलॉजी को डिटेल में डिस्कस किया। देन वी स्टडीड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में लोकल एक्शन एंड सिस्टमिक एक्शन में ड्रग एब्सॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटीन बाइंडिंग एंड ब्लड ब्रेन बैरियर को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है एंड इन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। नाउ आज हमारा टॉपिक है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। तो आज हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स को कवर करेंगे। So बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स का मतलब होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन सेम है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इनटू अ पोलर वाटर सॉल्युबल फॉर्म सुटेबल फॉर एक्सक्रीशन। सो ड्रग मेटाबॉलिज्म का बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बॉडी में केमिकल प्रोसेस जिससे कि ड्रग का जो मॉलिक्यूल है वो कोर मॉलिक्यूल में चेंजेस हो जाते हैं, अल्टरेशन होते हैं, सो दैट इट बिकम्स मोर पोलर, मोर वाटर सॉल्युबल, सो दैट इट कैन बी एक्सक्रीटेड इजीली। मतलब जो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं, जो इजीली एक्सक्रीट नहीं हो सकते या जो यूरिन में सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में केमिकल प्रोसेस के थ्रू बॉडी में, पर्टिकुलरली लिवर में केमिकल चेंजेस करके उस मॉलिक्यूल को पोलर बनाना, वाटर सॉल्युबल बनाना, ताकि उसे आसानी से एक्सक्रीट किया जा सके, दैट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है उसका मेन पर्पस है ड्रग मॉलिक्यूल्स को केमिकल चेंजेस करके पोलर वाटर सॉल्युबल बनाना, ताकि उसे इजीली एक्सक्रीट किया जा सके। फर्स्ट पास इफेक्ट, अब ये फर्स्ट पास इफेक्ट का डिस्कशन हम लोगों ने ऑलरेडी भी किया है, पहले भी किया है। सो व्हाट इज इट? इट इज द रैपिड मेटाबॉलिज्म ऑफ एन एजेंट इनटू इनएक्टिव कंपाउंड्स बाय द लिवर इमीडिएटली आफ्टर इंटेस्टाइनल एब्सॉर्प्शन एंड बिफोर इट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है? तो कोई भी सब्सटेंस जब जीआई ट्रैक्ट में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, तो इंटेस्टाइन से उसका एब्जॉर्प्शन होकर के वो ब्लड में आता है और वहां से वो पहले लिवर में जाता है और लिवर में से फिर वो हार्ट की तरफ जाता है और वहां से वो सब्सटेंस होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो भी ड्रग्स इंटेस्टाइन में अवेलेबल है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, वो ड्रग पहले इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड सर्कुलेशन में आएंगे और वहां से वो फिर लिवर में जाएंगे और लिवर में वहां पे उनका मेटाबॉलिज्म होगा। अब 100% मेटाबॉलिज्म होता है ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट टाइम जब ड्रग लिवर में जाता है तो कुछ प्रोपोर्शन में, कुछ अमाउंट में उसका मेटाबॉलिज्म हो सकता है और मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जो ड्रग बचता है वो ड्रग फिर होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू दी हार्ट। यदि किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लिवर में बहुत ज्यादा होता है तो ऐसे ड्रग हम ओरली नहीं देते हैं। ऐसे ड्रग्स फिर पैरेंटरली या किसी और रूप से दिए जाते हैं, सबलिंगुअली दिए जा सकते हैं, बट ओरली नहीं देते हैं। Then types of biotransformation reactions. तो बायोट्रांसफॉर्मेशन या फिर ड्रग मेटाबॉलिज्म के जो रिएक्शंस है उसे दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सो दैट इज फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस। फेज 1 रिएक्शंस को ही फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है एंड फेज 2 रिएक्शन को कॉन्जुगेशन रिएक्शन कहते हैं। फेज 1 रिएक्शन इज फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। व्हाई? क्यों इसे फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है? फेज 1 रिएक्शंस को फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस कहा जाता है क्योंकि फेज 1 रिएक्शंस में जो ड्रग मॉलिक्यूल होता है उसमें जो वाटर सॉल्युबल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सी ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, COH ग्रुप, तो ऐसे ग्रुप को एक्सपोज किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, या फिर नया वाटर सॉल्युबल ग्रुप, पोलर फंक्शनल ग्रुप उस मॉलिक्यूल में अटैच कर दिया जाता है। दैट्स व्हाई फेज 1 रिएक्शन इज आल्सो नोन एज फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। अब फेज 1 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है that is known as polar intermediate metabolite. It is known as
पोलर इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट। अभी जो पोलर इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट होता है ये फिर फेज 2 रिएक्शन में जाता है। फेज 2 रिएक्शन इज आल्सो नोन एज कॉन्जुगेशन रिएक्शन। अब इसे कॉन्जुगेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अटैचमेंट ऑफ स्मॉल पोलर ग्रुप हो जाता है। मतलब ये जो पोलर इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट है इसको एक स्मॉल पोलर ग्रुप या स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल अटैच कर दिया जाता है फेज 2 रिएक्शन में। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉन्जुगेशन रिएक्शन। और फिर कॉन्जुगेशन रिएक्शन होने के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉन्जुगेटेड मेटाबोलाइट। और एक कॉन्जुगेटेड मेटाबोलाइट पोलर होने की वजह से ये यूरिन में सोल्यूबलाइज हो जाता है और इजीली एक्सक्रीट हो जाता है। सो फेज 2 रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज कॉन्जुगेटेड एक्सक्रीटेबल मेटाबोलाइट। नाउ जनरली जो लिपोफिलिक ड्रग्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में जाते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होते हैं, वाटर सॉल्युबल ड्रग होते हैं, वो तो ऑलरेडी वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो इजीली यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसलिए जनरली वो जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन मतलब अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, इनका मेटाबॉलिज्म होता नहीं है, वो डायरेक्टली यूरिन में चले जाते हैं। नाउ फेज 1 रिएक्शंस में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है दोज आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। इसमें से भी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो ये केमिकल रिएक्शंस है, बायोकेमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, इसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं दोज एंजाइम्स आर साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट मोनोऑक्सीजनेजेस, aldehyde dehydrogenase, NADPH डिपेंडेंट साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज, स्टेरेजेस एंड अमाइडेजेस। तो ये कुछ एंजाइम्स के एग्जांपल्स है जो कि फेज 1 रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। नाउ यहाँ पे जो साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट मोनोऑक्सीजनेज एंजाइम है इट इज अ फैमिली ऑफ एंजाइम, और ये एंजाइम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेज 1 रिएक्शंस में। नाउ फेज 2 रिएक्शंस जो कि कॉन्जुगेशन रिएक्शंस है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है? तो इसमें अटैचमेंट ऑफ ग्रुप यूरेनिक एसिड, सल्फेट, ग्लाइसिन एंड अदर अमीनो एसिड्स, देन एसिटिलेशन एंड मिथाइलेशन रिएक्शन एंड देन ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन होता है। नाउ ये जो ग्रुप है ग्रुप यूरेनिक एसिड है, सल्फेट, ग्लाइसिन, अदर अमीनो एसिड्स, तो ये ग्रुप्स, ये मॉलिक्यूल्स पोलर है, स्मॉलर है, और ये जब हमारे पोलर इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट को अटैच हो जाते हैं तो ये पोलर इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट की पोलैरिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी और भी बढ़ जाती है और वो इजीली यूरिन में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, उनका इजीली एक्सक्रीशन हो जाता है। एसिटिलेशन एंड मिथाइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप एंड एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। ग्लूटाथायोन कंजुगेशन, ग्लूटाथायोन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है हमारे बॉडी का, एंड ये भी जो पोलर इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट है इनके एफिकेसी को कम करता है, एक्टिविटी को कम करता है, इनका जो टॉक्सिसिटी है उसको कम कर देता है, एंड ड्रग का पोलैरिटी एनहांस करता है, मेटाबोलाइट का पोलैरिटी एनहांस करता है और उन्हें वाटर सॉल्युबल बना देता है। तो इन जनरल कॉन्जुगेशन फेज में या फेज 2 रिएक्शंस में जो रिएक्शंस इन्वॉल्व है सो दोज आर अटैचमेंट ऑफ ग्रुप यूरेनिक एसिड, सल्फेट, ग्लाइसिन एंड अदर अमीनो एसिड्स, एसिटिलेशन एंड मिथाइलेशन, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन। ये कुछ एग्जांपल्स है रिएक्शंस के जो कि कंजुगेशन में इन्वॉल्व है। नाउ यहाँ पे जो एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं दोज आर ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज, यूडीपी ग्लूक्यूरोनोसाइल ट्रांसफरेज, एन एसिटिल ट्रांसफरेज, सल्फो ट्रांसफरेज एक्सेट्रा। सो दीज आर दी सम एग्जांपल्स। ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि फेज 2 रिएक्शंस में इन्वॉल्व रहते हैं। सो लेट्स रीड, हम पढ़ते हैं। सो फेज 1 और फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस। So basic purpose of these reactions is to introduce a polar functional group into the drug molecule. Phase 1 reactions include oxidation, reduction and hydrolysis reaction. Oxidation is the most important metabolic reaction. The oxidative biotransformation of drugs is catalyzed by cytochrome P450 dependent mixed function oxidase system. Reactive biotransformation reactions are catalyzed by NADPH dependent oxidoreductases. And drug metabolism by hydrolysis reactions are catalyzed by sterases, amidases and deacylases. Now phase 2 और conjugation reactions, तो इसके बारे में हमने डिटेल में पहले डिस्कस किया है, अभी हम इसको यहाँ पे रीड कर लेते हैं। So drug or its metabolites formed after phase 1 reactions are conjugated with small polar groups during phase 2 reactions. So the phase 2 reactions may involve first, attachment of glucuronic acid, sulfate, glycine and other amino acids
The conjugated metabolites are pharmacologically inactive and readily excreted in urine. Second, acetylation and methylation reactions which terminate or attenuate biological activity. Then third, glutathione conjugation to protect the body against chemically reactive compounds or metabolites. So the enzymes involved in phase 2 reactions are glutathione S transferase GST, UDP glucuronil transferase UGT, N-acetyl transferase NAT, sulfotransferase, etc. So phase 1 and phase 2 reactions are complement each other in detoxifying and eliminating drugs and xenobiotics. Xenobiotics का मतलब होता है foreign compounds. Now factors influencing drug metabolism. So कौन से factors है जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं? तो इसमें फर्स्ट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, जैसे ड्रग का पीके है, ड्रग का लिपोफिलिसिटी है, वाटर सॉल्युबिलिटी है, दैट इज फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज. एंजाइम इंडक्शन एंड इनहिबिशन, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं. देन बायोलॉजिकल फैक्टर्स. तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जैसे स्पेसीज एंड स्ट्रेन डिफरेंसेस, जेनेटिक एंड हेरिडिटरी डिफरेंसेस, सेक्स, फिर मेल फीमेल, एज, डाइट, ये कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स है विच अफेक्ट द ड्रग मेटाबॉलिज्म. सो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग लाइक पीकेए, मॉलिक्यूलर साइज, शेप एंड लिपोफिलिसिटी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म. जैसे कि यदि कोई लिपोफिलिक ड्रग है तो मेटाबॉलिज्म के लिए जाता है, यदि हाइड्रोफिलिक ड्रग है तो उसे मेटाबॉलिज्म की जरूरत नहीं होती है, वो खुद मतलब पहले से वाटर सॉल्युबल होता है तो इजीली यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है. देन द प्रोसेस बाय व्हिच the activity of metabolism enzymes is increased is referred as enzyme induction. So enzyme induction का मतलब क्या होता है? तो enzyme induction का मतलब है कि जो ड्रग के मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाना, that is enzyme induction. Then drugs which increase the activity of enzyme systems of their own metabolism are known as autoinducers. तो आपको ये autoinducers का डेफिनेशन भी याद रखना है. autoinducers का मतलब होता है कि जो ड्रग्स खुद के ही मेटाबोलाइजिंग एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ऐसे ड्रग्स को बोला जाता है ऑटोइंड्यूसर्स. फॉर एग्जांपल फिनोबार्बिटोन एंड ग्लूटाथामाइड. देन एंजाइम इनहिबिशन इज द डिक्रीज इन ड्रग मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन. तो क्या होता है एंजाइम इनहिबिशन? एंजाइम इनहिबिशन का मतलब डिक्रीज इन ड्रग मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. ओके, सो एंजाइम इनहिबिशन में भी कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव. सो कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में जो एंजाइम इनहिबिट हुआ है कुछ समय के बाद में वो फिर से एक्टिव हो जाता है. तो नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में एंजाइम दोबारा एक्टिव नहीं होता है. नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म नहीं. तो जैसे कि एंजाइम इंडक्शन एंड इनहिबिशन हम डिस्कस कर रहे थे, तो इंड्यूसर एंड एनहांसेस मेटाबॉलिज्म ऑफ. तो फिनोबार्बिटल ये जो ड्रग है, ये जो यहाँ पे फेनेटोइन, कोमोरिन एंटीकोगुलेंट्स, पैरासिटामोल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, विटामिन डी, इन ड्रग्स के मेटाबोलाइजिंग की एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी बढ़ा देता है. तो जो भी एंजाइम्स फेनेटोइन, पैरासिटामोल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये ड्रग का मेटाबॉलिज्म करते हैं, ऐसे एंजाइम्स की एक्टिविटी को फिनोबार्बिटल इंड्यूस कर देता है. ड्रग के मेटाबोलाइजिंग एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तब ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा और ड्रग की एफिकेसी, ड्रग की एक्टिविटी कम हो जाती है. इसका मतलब फिनोबार्बिटल ये जो ड्रग है, ये ड्रग अगर हम फेनेटोइन, कोमोरिन एंटीकोगुलेंट्स, पैरासिटामोल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, विटामिन डी एक्सेट्रा इन ड्रग्स के साथ में देते हैं, तो फिनोबार्बिटल ये ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा और ये ड्रग्स की एक्टिविटी को, एफिकेसी को कम कर देगा. नेक्स्ट एग्जांपल ग्लूटाथिमाइड का है. ग्लूटाथिमाइड ये ऑटो इंड्यूसर है, खुद को ये मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम्स की एक्टिविटी को ये बढ़ा देता है. ग्लूटाथिमाइड ये वार्फेरिन का भी मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है. देन नेक्स्ट लेवल में हम देख रहे हैं इनहिबिटर्स का एग्जांपल, इनहिबिटर्स ऑफ ड्रग मेटाबॉलिजिंग एंजाइम्स. नो यहाँ पे ये जो आइसोनियाजाइड ड्रग है, ये आइसोनियाजाइड ड्रग फेनेटोइन को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, इनहिबिट कर देता है. अब यदि मेटाबोलाइजिंग एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होती है तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाएगा, और ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम होता है तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और ड्रग की एक्टिविटी बढ़ती है तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट मिल सकता है, उसके एडवर्स इफेक्ट मिलेंगे. तो यदि हम आइसोनियाजाइड को फेनेटोइन के साथ में एडमिनिस्टर कर देते हैं, तो आइसोनियाजाइड फेनेटोइन को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम को इनहिबिट कर देगा
और फेनिटोइन का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे फेनिटोइन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और हमें फेनिटोइन इंटॉक्सिकेशन मिलेगा। ये भी ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का एक एग्जांपल है। देन फेनोबार्बिटोन ड्रग यह वार्फेरिन के मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है, उसके एंजाइम को इनहिबिट करता है। एलोपिरिनॉल नॉरट्रिप्टेलिन ये ड्रग साल्बुटामाइड जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग है उसके मेटाबॉलिज्म को कम करेगा, उसके एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। फिनाइलब्यूटाजोन ये बार्बिट्यूरेट्स के मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम की एक्टिविटी को कम करता है। तो यहाँ पे हमने एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन के एग्जांपल्स को स्टडी किया है, डिस्कस किया है। So now let's move to the next topic, that is excretion of drugs. So what is excretion of drugs? So drug excretion is the irreversible removal of drugs. Irreversible मतलब एक बार ड्रग का लॉस हो गया तो वापस बॉडी में नहीं आता है, that is the irreversible. So drug excretion is the irreversible removal of drugs and or their metabolites from the body by all possible routes of excretion. Excretion of drugs and or their metabolites is essential in the termination of drug action. Okay, excretion process क्यों जरूरी है? तो जो भी ड्रग है या उसके मेटाबॉलाइट्स है उनके जो भी एक्शन है उसको टर्मिनेट करने के लिए, उनको स्टॉप करने के लिए ड्रग का एक्सक्रीशन, ड्रग या फिर उसके मेटाबॉलाइट का एक्सक्रीशन होना जरूरी है। यदि कोई ड्रग या उसका मेटाबॉलाइट बॉडी में रहते हैं तो जब तक वो बॉडी में रहेंगे तब तक उनका कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई इफेक्ट मिलते रहेगा। इसीलिए ड्रग्स एंड उसके मेटाबॉलाइट्स का इफेक्ट स्टॉप करना है, एक्शन को स्टॉप करना है, तो ड्रग का एक्सक्रीशन होना जरूरी है। So the routes of drug excretion are first kidneys known as renal excretion, then lungs also known as pulmonary excretion, feces known as biliary excretion, salivary glands known as salivary excretion, sweat glands that is known as excretion via the skin, and milk that is known as mammary excretion. So mammary excretion means excretion of drug through milk. Salivary excretion that means excretion of drug through salivary glands. Biliary excretion that means excretion of drug through feces. Pulmonary excretion that means excretion of drugs through lungs. Renal excretion that means excretion of drugs through kidneys. So the excretion of drugs via kidneys is known as renal excretion. Excretion via all other possible routes is known as non-renal excretion of drugs. Major amount of almost all drugs is excreted via kidneys. Major amount of almost all drugs is excreted via kidneys. Gaseous anesthetics, alcohol or volatile substances are excreted via lungs into expired air. Then erythromycin, ampicillin, rifampin, tetracycline, oral contraceptives, phenolphthalein, sterols such as beta-citosterol and estradiol are excreted through the biliary system. Diazepam and theophylline are also excreted into the milk. Okay, diazepam, theophylline ये मिल्क में भी एक्सक्रीट होते हैं। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, ब्रेस्ट फीडिंग, तो यदि मदर्स ने डायजेपम या थियोफाइलिन ड्रग लिया होगा तो ये ड्रग्स बच्चों में भी आ सकते हैं, ये ड्रग्स का इफेक्ट बच्चों में भी दिखाई दे सकता है। नाउ एक्सक्रीशन रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लियरेंस की, क्लियरेंस कंसेप्ट। इसके पहले एब्जॉर्प्शन टॉपिक में हम लोगों ने बायो अवेलेबिलिटी के कंसेप्ट को डिस्कस किया। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक में हम लोगों ने अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया। देन यहाँ पे एक्सक्रीशन चैप्टर में क्लियरेंस कंसेप्ट है। सो बायोअवेलेबिलिटी, देन अपरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, देन मेटाबॉलिज्म में ड्रग एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन, एंड एक्सक्रीशन में क्लियरेंस कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक कंसेप्ट है। सो क्लियरेंस कंसेप्ट क्या है? क्लियरेंस कंसेप्ट ये हाइपोथेटिकल है, मतलब इमेजिनरी है। सो जो हमने इसके पहले अपरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन देखा उसके एग्जैक्टली अपोजिट ये कंसेप्ट है। सो क्या कंसेप्ट है पहले हम रीड करते हैं। क्लियरेंस इज द हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स containing drug from which the drug is removed or cleared completely in a specific period of time. So मतलब क्या है? तो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब पर मिनट में, पर आवर में, वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड, कितना वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड, मतलब 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, कितना वॉल्यूम बॉडी फ्लूइड का, कितना वॉल्यूम ये ड्रग से फ्री हो जाता है, मतलब कितने लीटर ऑफ बॉडी फ्लूइड में से ड्रग चला जाता है, निकल जाता है, दैट इज द क्लियरेंस। तो यहाँ पे
कितना लीटर बॉडी फ्लूइड, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो यूनिट ऑफ क्लियरेंस इज ml पर मिनट। तो क्लियरेंस का यूनिट क्या है? ml पर मिनट। कितने मिनट में कितना ml बॉडी फ्लूइड ड्रग से क्लियर होता है, ड्रग से फ्री हो जाता है, दैट इज द क्लियरेंस कंसेप्ट। ओके, सो क्लियरेंस कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट है ड्रग का डोज डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्लाज्मा हाफ लाइफ। तो प्लाज्मा हाफ लाइफ की कंसेप्ट है। सो प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होता है? तो पहले हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। सो द प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग इज द टाइम टेकन फॉर इट्स प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टू बी रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब प्लाज्मा में ड्रग का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, उस कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होने के लिए जो समय लगता है, दैट इज द प्लाज्मा हाफ लाइफ। यदि प्लाज्मा में किसी ड्रग का 100 मिलीग्राम कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियली, और उस ड्रग का हाफ लाइफ सपोज 2 आवर्स है, तो 100 मिलीग्राम कॉन्सेंट्रेशन को 50 मिलीग्राम होने के लिए 2 आवर्स लगेंगे। 50 मिलीग्राम को 25 मिलीग्राम होने के लिए भी 2 आवर्स ही समय लगेगा। 50 मिलीग्राम को 25 मिलीग्राम होने के लिए भी 2 आवर्स का ही समय लगेगा। मतलब जो प्लाज्मा हाफ लाइफ होती है ड्रग की, वो कांस्टेंट होती है, वो ड्रग के क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। 100 मिलीग्राम को 50 मिलीग्राम होने के लिए जितना समय लगेगा, उतना ही समय 50 मिलीग्राम को 25 मिलीग्राम होने के लिए लगेगा। दैट इज द प्लाज्मा हाफ लाइफ। द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल बॉडी क्लियरेंस एंड प्लाज्मा हाफ लाइफ इज गिवन बाय, सो टी हाफ उसका सिंबल है। सो टी हाफ दैट इज प्लाज्मा हाफ लाइफ। सो प्लाज्मा हाफ लाइफ दैट इज इक्वल टू 0.693 VD। VD मतलब apparent volume of distribution अपॉन CLT। CLT मतलब टोटल बॉडी क्लियरेंस। एंड ये फॉर्मूला इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K। तो यहाँ पे VD एंड CLT ये दोनों भी ड्रग के लिए कांस्टेंट होते हैं, इसलिए दोनों कांस्टेंट को मिला करके एक कांस्टेंट बनाया गया, दैट इज K। मतलब ड्रग को प्लाज्मा में से कंप्लीटली एलिमिनेट होने के लिए नियर अबाउट 4 to 5 हाफ लाइफ लगती है। तो यहां तक हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस किया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स deals with what a drug does to the body. Pharmacodynamics is the study of effects of drugs and mechanism of drug action. Drug action. So the basic types of drug action can be broadly classified as, तो जो भी एलोपैथिक ड्रग्स है, मॉडर्न मेडिसिन है, तो मॉडर्न मेडिसिन यहाँ पे जो 5 टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन किया है, उसी में से कोई एक टाइप का वो एक्शन देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सो टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन, तो यहाँ पे अभी हम लोग टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन देख रहे हैं, 5 टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन, एंड इसके बाद में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन स्टडी करेंगे। सो ड्रग एक्शन में फर्स्ट वन इज स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन क्या है? सो इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल्स की, पर्टिकुलरली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स जैसे हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, लंग्स है, तो इनकी एक्टिविटी को बढ़ा देना, दैट इज द स्टिमुलेशन। सो फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन मतलब एड्रेनालिन स्टिमुलेट्स हार्ट, कैफीन स्टिमुलेट्स CNS। ओके, देन डिप्रेशन। सो व्हाट इज डिप्रेशन? इट मींस डिक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। फॉर एग्जांपल डायज़ेपम डिप्रेसेस CNS, propranolol डिप्रेसेस हार्ट। देन इरिटेशन। अब इरिटेशन क्या है? तो जैसे हम पेन बाम अप्लाई करते हैं, हेडेक यदि होता है तो हेडेक के लिए बाम का इस्तेमाल किया जाता है, टाइगर बाम, जिंडो बाम एक्सेट्रा। तो ये बाम जब हम अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से इरिटेशन होता है, माइल्ड इरिटेशन। ओके, माइल्ड इरिटेशन में स्टिमुलेट एसोसिएटेड फंक्शन। यदि किसी पर्टिकुलर टिश्यू में, ऑर्गन में माइल्ड इरिटेशन होता है तो उसकी एक्टिविटी बढ़ सकती है। जैसे कि बिटर्स इंक्रीज सैलिवरी एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। बिटर ड्रग्स जो होते हैं, तो बिटर ड्रग्स की वजह से सैलिवरी सिक्रेशन बढ़ सकता है और गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी बढ़ जाता है। इसके अलावा जो लैक्सेटिव्स है, इरिटेंट लैक्सेटिव्स, तो इरिटेंट लैक्सेटिव्स की वजह से जीआई ट्रैक्ट की मोटिलिटी बढ़ती है, लार्ज इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ जाती है और हमें लैक्सेटिव इफेक्ट मिलता है। देन काउंटर इरिटेंट्स इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द साइट। काउंटर इरिटेंट मतलब बाम, बाम का जो इफेक्ट है, पेन बाम का जो इफेक्ट होता है, दैट इज काउंटर इरिटेंट। तो पेन बाम अप्लाई करने के बाद में रेडनेस होता है, थोड़ा सा वार्म हो जाता है स्किन, और वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, वैसोडाइलेशन होता है। तो दैट इज नोन एज काउंटर इरिटेंट। देन स्ट्रॉन्ग इरिटेशन रिजल्ट्स इन इन्फ्लेमेशन
corrosion, necrosis and morphological damage. Strong irritation. तो स्ट्रॉन्ग इरिटेशन किसकी वजह से हो सकता है? तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की वजह से, स्ट्रॉन्ग अल्कली की वजह से स्ट्रॉन्ग इरिटेशन हो सकता है, और स्ट्रॉन्ग इरिटेशन से ऑर्गन में, टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन, कोरोजन, नेक्रोसिस, मॉर्फोलॉजिकल डैमेज हो सकता है. सो दिस में रिजल्ट इन डिमिनिशन और लॉस ऑफ फंक्शन. देन नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट. तो रिप्लेसमेंट में यदि हमारे बॉडी में किसी हार्मोन की या किसी विटामिन की, किसी इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हम उसका रिप्लेसमेंट करते हैं. सो दिस रेफर्स टू द यूज ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट्स, हार्मोन्स और देयर कंजेनर्स इन डेफिशिएंसी स्टेट्स. फॉर एग्जांपल, levodopa in Parkinsonism, insulin in diabetes mellitus, iron in anemia. राइट. सो डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, तो हम इंसुलिन एडमिनिस्टर करते हैं. अनीमिया में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, तो हम आयरन एडमिनिस्टर करते हैं. ठीक है. डायरिया में इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट किया जाता है. देन साइटोटॉक्सिक एक्शन. साइटो मतलब सेल, टॉक्सिक मतलब पॉइजनस या डैमेजिंग. तो साइटोटॉक्सिक एक्शन मतलब जहाँ पे सेल्स को डैमेज किया जाता है, सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, सेल को किल किया जाता है. तो जनरली जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं या फिर एंटी कैंसर एजेंट्स होते हैं, वो सेल्स को किल करते हैं, सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, सेल्स को डैमेज करते हैं. सो दिस रेफर्स टू सिलेक्टिव साइटोटॉक्सिक एक्शन फॉर इन्वेडिंग पैरासाइट्स और कैंसर सेल्स. एग्जांपल पेनिसिलिन, साइक्लोफॉस्फेट एक्सेट्रा. नाउ अब चलते हैं जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन पे. तो जनरल मैकेनिज्म में फर्स्ट मैकेनिज्म फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ड्रग एक्शन. अब फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कि एक्सॉर्प्शन की प्रॉपर्टी है, सॉल्युबिलिटी है. केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे ड्रग का पीके है, ड्रग के एसिडिक ड्रग है, बेसिक ड्रग्स है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है. तो ये ड्रग के फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है. तो जो ड्रग्स इन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से एक्ट करते हैं, सो दैट इज द ड्रग एक्शन ड्यू टू फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स. तो इसमें एग्जांपल्स में फर्स्ट है एंटासिड्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, न्यूट्रलाइजेस गैस्ट्रिक HCl. तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेसिक ड्रग है, अल्कलाइन ड्रग है. तो बेसिक ड्रग जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट होता है, तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हो जाती है, और एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और एसिड की क्वांटिटी कम हो जाती है. सो इस तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट उसके बेसिक प्रॉपर्टी की वजह से, बेसिसिटी की वजह से, अल्कलाइन प्रॉपर्टी की वजह से एंटासिड एक्ट करता है. देन एक्टिवेटेड चारकोल. एक्टिवेटेड चारकोल ये एक वेरी गुड एब्जॉर्बेंट है. वो कई सारे पॉइजन्स को, अल्कलाइड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है. सो दैट्स व्हाई एक्टिवेटेड चारकोल ये एक यूनिवर्सल एंटीडोट है. इट इज एन यूनिवर्सल एंटीडोट. सो एक्टिवेटेड चारकोल is a component of universal antidote. Activated charcoal जो है ये यूनिवर्सल एंटीडोट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कंस्टिट्यूएंट है. Why? Because it has a very good absorbent property. Then due to oxidizing property, potassium permanganate acts as an antiseptic. तो पोटेशियम परमैंगनेट बैक्टीरियल सेल में जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो भी कंस्टिट्यूएंट है बैक्टीरियल सेल के, उनको ऑक्सीडाइज कर देता है और सेल को डिस्ट्रॉय करता है. तो इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो कि केमिकल प्रॉपर्टी है, उसके वजह से पोटेशियम परमैंगनेट या एज एन एंटीसेप्टिक एक्ट करता है. देन ड्रग इंटरेक्शन विद अ डिस्क्रीट टारगेट बायोमोलिक्यूल्स. डिस्क्रीट टारगेट बायोमोलिक्यूल्स. तो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स मतलब डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स मतलब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मतलब जो मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में रहते हैं, हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो जरूरी है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन, एंजाइम्स है, आयन चैनल्स है, ट्रांसपोर्टर्स है, रिसेप्टर्स है, न्यूक्लिक एसिड है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, एक्सेट्रा. तो कई सारे ड्रग्स जो है वो एंजाइम्स के साथ में, आयन चैनल्स के साथ में, ट्रांसपोर्टर्स के साथ में, रिसेप्टर्स के साथ में, न्यूक्लिक एसिड के साथ में, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के साथ में रिएक्ट होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं, और उनका इफेक्ट हमें मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एसी इनहिबिटर की बात करते हैं, एसी इनहिबिटर मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर, जैसे कि एनालाप्रिल, बेनाजेप्रिल, लिसिनोप्रिल ड्रग्स. तो ये ड्रग्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स को इनहिबिट करके एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी देते हैं. आयन चैनल्स की अगर हम बात करें, तो जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है. तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके हमें एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी देते हैं. या सोडियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं,
तो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स ये एज लोकल एनेस्थेटिक एक्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टर्स, कई सारे ड्रग्स है जो कि ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट करते हैं, जैसे कि SSRI ड्रग्स। SSRI जो कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है, मतलब सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स। तो रिएप्टेक ट्रांसपोर्टर्स है, सीरोटोनिन के ट्रांसपोर्टर्स या फिर नॉरएपिनेफ्रिन के ट्रांसपोर्टर्स। तो नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर्स को या सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स, ठीक है। देन रिसेप्टर्स, तो कई सारे ड्रग्स होते हैं जो रिसेप्टर्स को इनहिबिट करते हैं, जैसे कि अल्फा ब्लॉकर्स है, बीटा ब्लॉकर्स है। बीटा ब्लॉकर में जैसे कि प्रोप्रानोलोल है, तो प्रोप्रानोलोल बीटा ब्लॉकर है। देन बीटा टू एगोनिस्ट, जैसे कि साल्बुटामोल है। तो बीटा टू एगोनिस्ट जो ड्रग्स है वो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं। देन न्यूक्लिक एसिड्स, तो न्यूक्लिक एसिड में आरएनए डीएनए आते हैं। तो कई सारे ड्रग जो है वो डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं एंड डीएनए के फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, जिसके वजह से सेल डिवीजन नहीं होता है या फिर सेल का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। देन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, में जैसे ट्यूबुलिन आता है। ट्यूबुलिन ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि ट्यूबुलिन को स्टॉप कर दिया जाए, उसकी एक्टिविटी को यदि इनहिबिट कर देते हैं, तो सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल का ग्रोथ नहीं होगा। तो ऐसे जो ड्रग्स होते हैं ये एंटी कैंसर ड्रग्स जनरली स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को इनहिबिट करते हैं और एंटी कैंसर एक्टिविटी देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके आगे का जो है इसका डिटेल बायोमार्कर्स इंटरेक्शन विद डिस्क्रीट टारगेट बायोमोलिक्यूल्स, इसका डिटेल्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग आज के एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Which tissue has the greatest capacity to biotransform drugs? Biotransform मतलब मेटाबॉलिज्म। तो कौन से टिश्यू के पास में मैक्सिमम कैपेसिटी, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी है ड्रग को मेटाबॉलिज्म करने की? सो ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी लंग्स एंड ऑप्शन डी स्किन। सो इसमें ग्रेटेस्ट कैपेसिटी टू बायोट्रांसफॉर्म ड्रग इज ऑफ लिवर, ठीक है। लिवर की ग्रेटेस्ट कैपेसिटी है ड्रग को बायोट्रांसफॉर्म करने की। Then next question, second question, the term biotransformation includes the following। मतलब biotransformation का मतलब क्या है, biotransformation में क्या इंक्लूड होता है? So option A, accumulation of substances in a fat tissue, option B, binding of substances with plasma proteins, option C, accumulation of substances in a tissue, and option D, process of physicochemical and biochemical alteration of a drug in the body। So इसमें बायोट्रांसफॉर्मेशन मतलब मेटाबॉलिज्म एंड दैट मींस प्रोसेस ऑफ फिजिको-केमिकल एंड बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर, ठीक है। अल्टरेशन ऑफ अ ड्रग, तो ड्रग के मॉलिक्यूल में, ड्रग के स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस होते हैं बॉडी में, केमिकल चेंजेस, सो दैट इज द मेटाबॉलिज्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन फेज 1 इज ऑप्शन ए acetylation and methylation of substances, option B transformation of substances due to oxidation, reduction or hydrolysis, option C glucuronate formation and option D binding to plasma proteins। so phase 1 reaction क्या है मेटाबॉलिज्म की? तो phase 1 reaction में transformation of substances due to oxidation, reduction or hydrolysis, okay। और बाकी जो प्रोसेस है acetylation, glucuronate formation, binding to plasma, and ये जो दो प्रोसेस है Next question, question number 4. The renal clearance of inulin is used as a measurement of. So renal clearance of inulin is used as a measurement of option A, effective renal blood flow, option B, rate of renal drug excretion, option C, active renal secretion, and option D, glomerular filtration rate। तो इनोलिन ये जो ड्रग है ये ग्लोमेरुलस में से फिल्टर होने के बाद में एज इट इज कंप्लीटली एक्सक्रीट होता है, उसका नेफ्रॉन में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है या उसका एक्टिवली सिक्रेशन नहीं होता है। इसीलिए रेनल क्लियरेंस ऑफ इनोलिन ये यूज होता है टू मेजर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज अ मेजरमेंट फॉर, ऑप्शन ए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट,
ऑप्शन डी रेनल एक्सक्रीशन रेट, ऑप्शन सी ड्रग मेटाबॉलिज्म रेट एंड ऑप्शन डी पैसिव रेनल एक्सक्रीशन। तो इसका भी जो आंसर है वो सेम है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था इनोलिन के लिए, वही आंसर इसके लिए भी आता है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। देन क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following drugs gets excreted through pulmonary route? ऑप्शन है volatile general anesthetics, ऑप्शन बी mercury, ऑप्शन सी एस्पिरिन, ऑप्शन डी पैरासिटामोल। सो थ्रू पल्मोनरी रेट मतलब एक्सपायरेशन के थ्रू, एक्सपायर्ड एयर के थ्रू कौन से ड्रग इसमें से एक्सक्रीट हो सकते हैं? तो नेचुरली इट इज volatile general anesthetics। तो volatile general anesthetics जो होते हैं या जो गैसियस ड्रग्स होते हैं वो जनरली पल्मोनरी रूट से एक्सक्रीट होते हैं। Then next question number 7. Plasma half-life of a drug is option A, time taken for its plasma concentration to be reduced to half of its original value. Option B, time taken for its concentration at site of action to be reduced to half of its original value. Option C, time taken for its concentration at site of admission to be reduced to half of its original value. And option D, time taken for its plasma concentration to be reduced to half of its given dose. So इसमें से correct answer is time taken for its plasma concentration to be reduced to half of its original value. This is the correct answer. Okay. Then next question number 8. Drug elimination is the process of option A, drug metabolism and drug excretion. Option B, drug excretion only. ऑप्शन सी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग एक्सक्रीशन एंड ऑप्शन डी ड्रग मेटाबॉलिज्म ओनली। सो यहाँ पे एलिमिनेशन जो है ड्रग एलिमिनेशन में 2 प्रोसेसेस आती है। फर्स्ट वन इज ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज ड्रग एक्सक्रीशन। सो ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग एक्सक्रीशन को कंबाइनली ड्रग एलिमिनेशन कहा जाता है। सो क्वेश्चन 8 का आंसर है ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग एक्सक्रीशन। नेक्स्ट Question number 9. The process in which some drugs stimulate their own metabolism is known as option A, enzyme inhibition, option B, autoinduction, option C, product inhibition, option D, none of these। तो जहां पे जिस प्रोसेस में ड्रग खुद के मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है तो उसे कहते हैं ऑटो इंडक्शन, दैट इज नोन एज ऑटो इंडक्शन। ओके, देन नेक्स्ट question number 10. Identify the wrong option. Pharmacodynamics is the study of. So option A, effects of drugs. Option B, mechanism of drug action. Option C, drug-drug interaction. Option D, safety of drug. So इसमें wrong option क्या है? So the wrong option is safety of drug. Pharmacodynamics में स्पेसिफिकली ड्रग का सेफ्टी का स्टडी नहीं करते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स में इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का स्टडी होता है। जो सेफ्टी ऑफ ड्रग का स्टडी होता है वो फार्माकोविजिलेंस में होता है। सो फार्माकोविजिलेंस इज रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ ड्रग। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज का जो हमारा लेक्चर था उसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज थे उसको डिस्कस किए हैं। नाउ नेक्स्ट लेक्चर कल हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड उसके एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। So thank you all. Thank you very much.